सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम बजट पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। उनका दावा है ये 25 साल का आने का ये बुनियादी ढांचा है। तो हमारे साथ में कई सारे पैनल में लोग मौजूद हैं और ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदें कितनी इस बजट से पूरी हुई है और कितनी नहीं हुई है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे। लेकिन आपको बता दें, हमारा इस कार्यक्रम में विशेष जो सहयोग किया है वो VISM ग्रुप ने किया है, रिम्स हॉस्पिटल ने किया है, भूमिजा TMT ने किया है और हमारा वेन्यू पार्टनर है वो सेंट्रल पार्क है। तो मैं अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि लोग इससे बजट से कितना खुश हैं। आपसे मुखातिब कराते हैं। सबसे पहले हम एक्सपर्ट के पास चलेंगे क्योंकि हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, व्यापारी हैं, बैंकर्स हैं, CA है और प्रबुद्ध लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन से भी है और महिला है एडवोकेट से। तो सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भाई साहब, किस तरह का आप बजट को देख रहे हैं? ये बजट है कैसा, कितना लग रहा है आपका बजट आपको? देखिए, यहाँ तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नजरिए से बजट को देखने की बात है तो जो व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आयकर की सीमा थी, उसमें पूरे देश से ये मांग की जा रही थी कि इसकी सीमा 5 लाख से बढ़ाई जाना चाहिए या एटलीस्ट डायरेक्ट 5 लाख तो की जाना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान अभी देखने को नहीं मिला है। बजट की पूरी स्टडी करने के बाद हो सकता है कि दूसरे प्रावधानों में इसका प्रावधान किया गया हो, लेकिन अभी जो फौरी तौर पे हम कह सकते हैं कि उससे व्यापारियों में एक निराशा है। लेकिन बजट को जब जितना देखा है उसके मुताबिक बजट एक अच्छा बजट में इसको इसलिए कह सकता हूं कि इसमें पूरा फोकस डिजिटलाइजेशन के ऊपर किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप बजट को, क्योंकि आप एक बड़े देखिए, मैं I'll say about टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू कि आज जो टूरिज्म इंडस्ट्री का जो अनदेखी की जा रही है वो हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 साल के कोविड के दौरान। ये बहुत भयावह स्थिति बनी है सभी होटल इंडस्ट्रीज के लिए, सभी जितने भी और टूरिज्म इंडस्ट्री से जितने भी सेगमेंट हैं। और आई एम श्योर कि अगर इस बजट के अंदर, जैसे लास्ट बजट में इन्होंने 2000 समथिंग करोड़ का इन्होंने जो पास आउट किया था, जो बजट दिया था, उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई देखा जाए तो, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो भी अधूरे, सारे इनके जितने भी प्रोजेक्ट है सब अधूरे पड़े हैं। और इस प्रोजेक्ट में क्या ये नया लेके आते हैं? अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर ऐसे इग्नोर करते रहेंगे, आई एम श्योर कि आने वाले समय और ही इससे ज्यादा बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आप बजट? देखिए, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस बजट में 2-3 चीजें काफी अच्छी है। निवेश को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने वाला बजट है। जैसा एक स्टेप है पोस्ट ऑफिस का पूर्णतः डिजिटलाइजेशन, जिससे जो पोस्ट ऑफिस जिसकी रीच हमारे गांव-गांव तक है, तो गांव का व्यक्ति भी वित्तीय समावेश को महसूस करे और हर जगह अपना पैसा आसानी से ट्रांसफर कर पाए। दूसरा पॉइंट जो है फिस्कल डेफिसिट पे गवर्नमेंट ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। 6.9% इस साल की फिगर दी है और 6.4% अगले साल ले जाना है और 4% तक 2025-26 में ले जाना है। ये निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है निवेश को बढ़ावा देने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो क्षमता विस्तार रहता है सरकार का, उसमें सरकार 35% इस साल इजाफा करेगी अपने खर्चे में, जो कि GDP का लगभग 2.9% रहेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि हम निवेश करने के लिए तैयार है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आमंत्रित कर रही है कि आप भी निवेश करिए। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि बैंकर्स से सारी उम्मीदें ज्यादा रहती हैं? यस, देश के वित्त मंत्री जी ने जो आज अनाउंसमेंट किया है उसमें मैं देख रहा था बजट में कि MSME सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट काफी अच्छा स्कीम लाई है। अभी अगर इसी इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज अनाउंस किया है, माननीय वित्त मंत्री ने, कि 2023 तक को इस स्कीम को चलाया जाएगा। और अगर हम फार्म सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसमें काफी प्रावधान किया गया है। और अगर मैं बात करूं डिजिटाइजेशन के ऊपर, तो अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जो भारत सरकार का ये प्लान है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने का, उसमें एक डिजिटाइजेशन जो भारत सरकार की ईज एजेंडा 4.0 है
है उसमें ये अच्छा कदम रहेगी और डिजिटलाइजेशन जो के ऊपर काफी आर्थिक समृद्धि में देश को प्रगति की मिलेगा। दूसरा जो मैं देख रहा हूं कि आर्थिक ग्रोथ की बात इसमें अच्छी कही गई है। 9.2% जो आर्थिक ग्रोथ की बात कही गई है वो जेन्युइन है। थैंक यू। तो आप देखेंगे कि इस बार जो एजुकेशन पे खासकर फोकस रहा है, डिजिटल एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है, कैसे देखते हैं? मैं तो इसका बड़ा स्वागत करता हूं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी आ रही है। साथ साथ में जो आज इस बजट में सबसे अच्छी बात है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो उस पे टैक्सेस किए गए हैं वो देश के लिए बहुत हित में है। जो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी होगी उससे देश का पैसा देश में रहेगा, तो मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे गांव-गांव तक जो इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, वास्तव में गांव के लोग जो अभी डिजिटल एजुकेशन चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उस गांव के बच्चे वंचित थे। जब हमारे पे 5G आ जाएगी, गांव में घर-घर तक इंटरनेट होगा तो उसका सबको फायदा मिलेगा। आप प्रोफेसर हैं, कैसे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में और ये डिजिटल को लेकर खासकर फोकस रहा है इस बजट में, तो कितना ये कारगर है? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का काफ़ी स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्लासगो कन्वेंशन था उसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है और जीरो कार्बन इमिशन पर सरकार ने फोकस किया है। 19,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है कार्बन सोलर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। आने वाले 2030 तक जीरो कार्बन इमिशन जो रखा है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए अतिरिक्त बजट रखा गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि उनको बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है रक्षा के क्षेत्र में, तो स्वागत योग्य बजट है। तो और भी लोग हैं, पहले एजुकेशन सेक्टर से बात कर लेते हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट बहुत अच्छा आया है। हम लोगों को कई सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। जो अंडर सेक्शन 12 और 11 का था उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। नया जैसे डिजिटल करेंसी है जो हम लोग को इजी रहेगा। दूसरा जो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके लिए कम संसाधनों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा डिजिटल यूनिवर्सिटी का। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रावधान है, प्रयास है और ये निश्चित तौर से हमारे देश को आगे ले जाएगा। हमारे साथ में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं मितन जी। मितन जी, कैसे देख रहे हैं आप ये बजट को, क्योंकि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, कहा है कि 25 साल की बुनियाद है। ये आपने कैप देखा है? बजट भी ऐसे ही है, सुंदर है देखने में, अंदर कुछ भी नहीं है। यही कहना चाहूंगा मैं। इसमें लिखा है 16 लाख नौकरियां। 2 करोड़ की बात की थी, अब अपने ही बात से मुकर गए। अब दूसरी बात कह रहे हैं 30% टैक्स ऑन डिजिटल, विच वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट। What 30% tax? Now you are saying make a digital India, now we will charge 30% on it. तो आप अपनी बात को ही नहीं लेके जा रहे हैं। तीसरी बात करते हैं अब हम। आपने बात की थी 2016 में टेक्सटाइल के अंदर 6,000 करोड़ का निवेश था और कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या हुआ? फिर 2019 में फिर टेक्सटाइल में बजट में निवेश कितने का आया? 10 करोड़ का। फिर कहा 7 लाख नौकरियां मिलेंगी। ईमानदारी से पूछिएगा कि आज रोजगार को लेके और एक आम आदमी को लेके इस बजट में क्या है? बात हमें आम आदमी की करनी चाहिए, पूंजीपतियों की नहीं, क्योंकि आज इस बजट की आम आदमी को जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से टैक्स आपने वसूला है। महिलाएं हैं, आप कैसे देख रहे हैं? एडवोकेट भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मुझे आज लगी कि इन्होंने सबसे बड़ी जो स्कीम्स है, चाहे आपकी मिशन शक्ति हो, चाहे आपकी मिशन वात्सल्य हो, चाहे पोषण योजना हो, इसको इन्होंने अपग्रेड किया है, आंगनवाड़ी को लिया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये ना ही इंक्लूड करें इन सब स्कीम्स को। ये काफी बड़ी स्कीम्स है, क्योंकि ये सारी स्कीम्स आपको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काफी ज्यादा लेके जाती है। लेकिन एक चीज थी जो मुझे थोड़ी सी लगी, वो ये थी कि जो आगे के 25 साल का इन्होंने प्लान बनाया है कि हम कहीं रूरल एरियाज को अर्बनाइजेशन पे लेकर आना है, जिसमें हम विमेन को और यूथ को इंक्लूड करेंगे। लेकिन किस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा वो बात कहीं क्लियर नहीं थी, जिसकी मेरी पर्सनल अपेक्षा ये थी कि वो कहीं ना कहीं इंक्लूजन आना चाहिए इस चीज का। तो हमारे साथ में कैट से भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? छोटा कम सकते हो बताइए। देखिए, यदि जहां तक व्यापारी का सवाल है और मध्यम वर्गीय व्यापारी का प्रश्न है, तो वो इसमें निराशा उसके हाथ में आ रही है। कारण ये है कि जो सबसे प्रमुख चीज थी वो इनकम टैक्स को कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार का रिलैक्सेशन उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए नहीं दिया है। हम लोगों की ये मांग थी कि आज जो कंपनीज और जो दूसरे बड़े सेक्टर्स थे उनको 22% का उन्होंने टैक्स रिबेट दिया हुआ है। और हम लोगों को जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के अंदर भी इन्होंने अभी तक जो कोई किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जो जरूरी था। जीएसटी के अंदर कुछ करेक्शंस की जरूरत थी, जीएसटी में कुछ सरलीकरण की जरूरत थी। उसके अंदर जीएसटी में भी किसी प्रकार का उन्होंने जीएसटी को टच नहीं किया। तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से
व्यापारियों की दृष्टि से ये बहुत अच्छा नहीं है। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट है राकेश अचल जी। सर, आपने बजट को बड़ी बारीकी से देखा है, क्या समझ में आ रहा है? ये बजट जो है 20 रस भरा कनक घट जैसा है, सोने के कलसे में जहरी जहर भरा है। 80 करोड़ लोगों को जिनको कि आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनकी चिंता इस बजट में की नहीं गई है। आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज तक ये टैक्स आपने वसूलना शुरू कर दिया, मतलब आप उसकी वैधानिकता पर गए ही नहीं। आप उस पर रोक लगाने वाले थे, पहले चर्चा थी, विधेयक लाने वाले थे, वो कुछ नहीं लाए। तो एक काल्पनिक बजट है और कल्पना लोक में यहाँ के मतदाता को ले जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इस बजट के प्रावधानों का आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला। क्या लग रहा है, आप कर्मचारी एसोसिएशन से भी हैं? ये पूरे देश के कर्मचारी को बड़ी आशा थी कि इसमें बजट में इसका रेट बढ़ेगा, पर उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। नंबर पहला बिंदु दिया है जो कि ये बजट पेश कर रहे हैं, उसमें ये दावा किया कि 25 साल के लिए आगे भविष्य के लिए, जो हमारे देश का भविष्य आज ही बर्बाद हो रहा है। पिछले 10 साल से कोई वैकेंसी, कोई नौकरी, कोई समस्या हल नहीं किया आपने, तो आगे 25 साल किसने देखे। दूसरा ये है सबसे बड़ा कि जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा सामान्य वर्ग है, उसके लिए इस बजट में कहीं भी कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है, सिर्फ दिखावा। कैसे देखती है मैडम? देखिए, ये बजट बहुत बेहतरीन बजट है और मैं कहना चाहूंगी फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है 25 साल के लिए। तो ये एक शुरुआत, एक नींव बहुत अच्छी रखी गई है। जैसा कि एक महिला अपने परिवार को जिस तरह चलाती है, इसे सीतारमण जी ने ये देखा है इसमें कि विश्वविद्यालय, ये कोरोना का टाइम भी है, तो इसमें डिजिटलाइजेशन जो गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, गांव को भी डिजिटलाइज करने का प्रयास किया गया है। भविष्य के भारत को और आत्मनिर्भर भारत को बनाने की दिशा में ये उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश को मजबूती प्रदान करने वाला यह बजट आज दिया गया है। इस बजट के माध्यम से 16 लाख नौकरियों का तो प्रयास किया गया, लेकिन मेक इन इंडिया के रूप में इतना कार्य करने के लिए, रोजगार के लिए काम किया गया। इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी और देश सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, यदि आप कार्गो के सेक्टर में देखते हैं तो 100 कार्गो एयरपोर्ट अगले 2 वर्ष में तैयार होंगे, जिससे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पेट्रोल को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा, उत्तर प्रदेश में सस्ता, और कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में, और आप पेट्रोलियम एसोसिएशन से हैं, क्या कहते हैं, क्या लग रहा है? बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि जो मोदी जी का एक संदेश रहता है कि एक देश एक रेट के स्वरूप को जो साकार करने के लिए इस पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में आना बहुत अनिवार्य रूप से आवश्यक था, जो कि निराशा हाथ लगी सभी लोगों को। दूसरी बात, पेट्रोलियम पदार्थ में टैक्सेस की थोड़ी कमी होनी चाहिए थी ताकि रेट में कुछ कमी आ सके। खासकर हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए डीजल पेट्रोल के रेट में बहुत बड़ा अंतर है पड़ोसी राज्यों से। इसके कारण यहाँ के डीलरों को बहुत और लग रहा था कि दायरे में आना चाहिए था, नहीं आया, चूक गया। बहुत मतलब उम्मीद थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। हमेशा की तरह एक बार फिर हम लोग हताश हुए इस बात से। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? यह बजट जो हम देख रहे हैं, आजादी का जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए हैं, 25 साल आगे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट है। दूसरा, हम डिजिटल मोड पर पूरी इकोनॉमी को ले जाने वाला बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ITI में ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, कृषि शिक्षा पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को में जोड़ने वाला बजट हो। हम देखते हैं कि 25,000 किलोमीटर हाईवे बनना और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान हितैषी बजट, कुल मिलाकर देश में एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करता हूँ। भाई साहब, कैसे देखते हैं आप इस बजट को, क्योंकि आप एक छोटे व्यापारी हैं, लेकिन छोटे व्यापारी की नजर से ये कैसा बजट है? देखिए, बजट तो सरकार का एक आय का स्रोत है, मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार हो। दूसरा, बजट में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बजट होना चाहिए, जो कि कहीं से कहीं तक नहीं होता है। ये है, बाकी रोजगार के लिए कुछ नहीं है इसमें, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। 64 लाख रोजगार है। तो मैडम, आप कैसे देखती हैं इस बजट को, कैसे देख रहे हैं बजट? देखिए, जब भी आम आदमी बजट की तरफ देखता है तो वो ये सोचता है कि हमारे लिए इसमें कुछ होगा, लेकिन जब सुबह सुबह अगर बजट के टाइम पे टीवी खोल के देखो, उसमें ये लिखकर आता है कि आम जनता को कोई राहत नहीं। तो मुझे लगता है, देखिए, जब बजट पास होता है तो युवाओं के लिए कुछ उसमें होना चाहिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए, हर घर में कोई राहत होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो बजट पास हुआ है उसमें युवाओं के बारे में कुछ, कोई भी रोजगार की बात नहीं है। हमारे अभी कुछ दिनों पहले ही 3.5 या 3 करोड़ बेरोजगार
ऑलरेडी हमें पता पड़े कि बेरोजगार हैं युवा, उसके बाद भी 60 लाख युवाओं को आप रोजगार देने की बात करें आज, वो भी तब जब आपके सामने चुनाव है। आप बात कर रहे हैं कि हम इतने लाख घर बना के दे रहे हैं, जब 125 करोड़ लोगों के बीच में इतनी गरीबी है, आप 80 लाख घर अगर गरीबों को बना के दे भी देंगे तो उससे क्या फायदा होगा। और मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि आपने इसमें एजुकेशन पे क्या काम किया, आपने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, आपने माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए कुछ नहीं किया। साथ में आप बात करें ई करेंसी की, जहां पर देश में हमारे अभी करेंसी छोड़िए ई, मतलब आपको लग रहा है कि हमारे लोग अभी ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे होते हैं, आप ई करेंसी की बात करें। काफी निराशाजनक है क्योंकि है ना, इसमें हर जगह ब्याज की बात की जा रही है। लोन ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट लोन ले ले, बच्चे लोन ले लें, है ना, वेंडर जो होते छोटे लोग वो लोन ले लें, तो हर किसी को इंसेंटिव की बजाय लोन की बात की जा रही है। देखिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, युवाओं को 64 लाख रोजगार देना, नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात करना और बिल्कुल आर्थिक रूप से 400 वंदे भारत ट्रेन चलाना, तो इससे अच्छा क्या है। देश के युवाओं को हर तरह से मोटिवेट करना। तो कैसे देखिए क्या है कि किसी भी बजट देश के विकास का दस्तावेज होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर आपका आधारभूत ढांचा अच्छा होगा तो आपका देश विकास की राह पे होगा। ये जो बजट है ना, आधारभूत ढांचे को लेके है और इसकी सोच एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री की है। मनीष जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप एक दाल बाजार के एसोसिएशन के भी। मैं आपको बताऊं कि आम बजट, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है आम व्यापारियों को, आम जनता को सुविधा पहुंचाना, मूलभूत सुविधा देना। और जब व्यापारी और आम जनता बजट को देखती है तो वो देखती है कि रोटी, कपड़ा और मकान और बिजली, इसमें क्या सरकार ने सुविधाएं दी हैं, इसमें बजट में क्या प्रावधान रखा है। तो मैंने अभी ये देखा कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का आम व्यापारी को सुविधा देना या आम पब्लिक को सुविधा देने की कोई भी बात नहीं रखी गई है। बात हमेशा हाईलाइट किया गया है इसमें हाई तरह के लोगों को। जिस तरह से करेंसी की बात हुई है कि हम लोग करेंसी, डिजिटल करेंसी का इसमें प्रयोग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में डिजिटल करेंसी से लगता है कि आपको व्यापारियों के लिए राहत वाला है। कैसा, एक लाइन में? व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है, इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई है। इसके अंदर जैसा पहले था वैसे ही रखा गया है, तो व्यापारियों को मुझे नहीं लगता कि कोई भी राहत दी है इसमें। मैं इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, अंतिम आदमी तक इसका लाभ पहुंचाना, 80 लाख मकान बनाना, 60 लाख से ज्यादा रोजगार देना, ये अंतिम आदमी को छूने का प्रयास किया गया है। देखिए, इस बजट में जो जोर दिया गया है, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है, नेचुरल खेती पर जोर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? एग्रीकल्चर को भी फोकस ज्यादा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का कि इनके द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर जो जोर दिया गया है, और उससे एक तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर होंगे, दूसरा बीमारियां बहुत कम होंगी, और उसके बाद एक चीज और जो की है, जो ड्रोन से दवाई छिड़काव और सर्वे के बाद जो कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और इसमें सब्सिडी का एक प्रावधान और रखना चाहिए, जिससे अच्छे उद्यमी इसमें आएंगे बीच में और आके किसानों के साथ काम करेंगे। उसके लिए सब्सिडी का और एक योजना बनाना चाहिए। ने जो बजट देखा है, उस बजट में मेन चीज ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ रही है, छोटे उद्योग नष्ट हो रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा सुपरविजन सही तरीके से नहीं किया जा रहा, इस कारण भ्रष्टाचार बराबर बढ़ रहा है। आज चाहे अपन स्कूल के क्षेत्र में देखें, शिक्षा में देखें। मैंने बोला था दे आर हैविंग अ हेडलाइन बजट, दिस इज जस्ट अ हेडलाइन बजट। एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस बजट में लिखा है 25,000 किलोमीटर। आपको मैं एक बता देना चाहता हूँ, 90,000 किलोमीटर की रोड कांग्रेस ने हाईवे में बनाया था, और इन्होंने बोला कि हमने 1,50,000 किलोमीटर में कन्वर्ट किया, और डेटा के अनुसार इन्होंने 50,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो दे जस्ट आर हैविंग हेडलाइन बजट। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। दीपक जी, तो दीपक जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का प्रावधान रखा है, आप लोगों के हिसाब से कितना खरा है और कितनी उम्मीदें थी? सर, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आज का जो बजट आया है उस पे मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के एस्पेक्ट पे इसको निराशाजनक मानूंगा। बिकॉज मतलब था बहुत कुछ, मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट को ध्यान दिया, और लेकिन बस इनकम टैक्स के रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी ना छूट बढ़ाई, ना बेसिक लिमिट को बढ़ाया, ना जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जो उम्मीदें थी वो भी नहीं था। तो सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे कुछ बोलने लायक आज बजट में कुछ लगा ही नहीं। बजट ओवरऑल कर्मचारियों का विरोधी बजट है, कर्मचारी लोग कोई भी इसमें लाभ नहीं दिया गया है। अभी वो एयर इंडिया की साथ बात ही उसको निजीकरण कर रहे हैं, LIC का भी, उसका भी मैं विरोध करता हूँ, कर्मचारी विरोध करेगा इसका। तो
ये बजट बिल्कुल आम आदमी के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। इस बजट में एक तरफ आप कहते हो रेलवे के लिए नई ट्रेनें चालू करेंगे, सच्चाई क्या है? जमीन पर सच्चाई ये है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सारी ट्रेनें बेची जा रही हैं एक तरफ से ना। यूथ के लिए आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज यूथ के लिए क्या स्थिति है? रेलवे में नौकरियां निकल रही हैं, आज स्थितियां ये है कि 1.25 करोड़ फॉर्म एक डी ग्रेड के लिए डले, उसके लिए 2 वैकेंसी निकलवा, 2 पेपर करवा दिए, इस पर हंगामा हुआ। तो इससे महिलाओं के लिए पूरे बजट में कुछ नहीं है। कुल मिला के नासिर जी ये बजट है देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, और इस बजट में छोटे से लेकर बड़े तक के बीच की जो किसान हो, मजदूर हो, युवाओं को 64 लाख नौकरियां, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल मोड में पूरी अर्थव्यवस्था को ले जाने वाला बजट, ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस से लेकर एटीएम खोलने वाला ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन है उस बजट के माध्यम से रुकेगा। और भी चीजें समझी होंगी, क्या लग रहा है और बजट को लेकर? देखिए बजट तो व्यापारियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन लग तो नहीं रहा कि व्यापारी खुश है। नहीं, बजट के अंदर जो व्यापारियों को बात है, अब व्यापारी माने एमएसएमई, क्योंकि सरकार ने एक ट्रेडर्स को भी उद्योग आधार अलाउ किया गया है। तो एमएसएमई में जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी थी, जो अभी तक 50,000 करोड़ का वार्षिक प्रावधान हुआ करता था, उसको कोविड के कारण 5 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। तो उसके अलावा कारपोरेट टैक्स जो 12%, जिसपे 18% टैक्स था, उसको घटा के 15% किया है, और इस पे जो सरचार्ज 12% था उसको घटा के 7% किया है। तो कुल मिला के मैं अगर इनकम टैक्स को पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दें तो ये बजट बहुत स्वागत योग्य है। इसके अंदर गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की भी बात की गई है। कैसे ड्रोन स्कूल भी मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं, और सरकार ने भी अपने ड्रोन को इसमें कर दिया है कि छोटी छोटी चीजें डिलीवरी करने के लिए। तो क्या एक नई क्रांति है सरकार की? बिल्कुल साहब, नई क्रांति है। इसको किसानों के साथ साथ एक मैन पावर की, कम मैन पावर में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। दूसरा, तकनीकी की जरूरत थी। हिंदुस्तान में एक ऐसा किसान था जो विदाउट तकनीकी काम कर रहा था, तो उसको एक तकनीकी मिल रही है। सरकार आगे बढ़ रही है, तकनीकी डिजिटल को उसको लेकर बढ़ रही है। देखिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बहुत जोर दिया गया, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, सब चीजें हैं। मैं आपका एक विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य पे था। इस वर्ष उसको बढ़ाकर 2.25 लाख करोड़ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सरकार ने प्रावधान किया है। स्वास्थ्य, कोरोना जब आया तब इतना बड़ा समस्या आई, लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी इतने अच्छे से हैंडल किया। और आप देखिए, आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोग उसका लाभ ले रहे हैं, गरीब तबके ने इसका लाभ लिया है। देखिए, ये जो बजट आया है, ये एक गांव के किसान जो अपने बच्चे को पढ़ाता है लेकिन वो मोबाइल नहीं ले सकता, तो मोबाइल और चार्जर ये सब सस्ते दामों में मिलेगा। तो वो टेक्नोलॉजी का, चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि शहर का ही बच्चा पढ़ेगा, तो गांव के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले, और पूरा गांव का गांव उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। क्या लग रहा है ओवरऑल लास्ट कमेंट, ओवरऑल कमेंट क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निवेश को बढ़ावा देने वाला बजट है, और कुछ प्रोविजंस की पहले भी चर्चा की। उसके अलावा देखें, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, तो उससे हमारे टेक्नोलॉजी क्षेत्र जो हमारे देश की एक स्ट्रेंथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम हो रहा है उससे रोजगार का भी सृजन होता है, और कंपनीज को काम भी मिलेगा, गवर्नमेंट का खर्चा होगा, तो मार्केट में भी वो पैसा आएगा। बजट अगर मैं बात करूं, जैसे मैं देख रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात अगर करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज बजट पेश किया है, उसमें टेक्निक्स और उसके अपग्रेडेशन, पार्टिसिपेशन को लेकर के काफी गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी लाया है। तो इसमें इस बजट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं इसको एक अच्छा बजट मान सकता हूँ, संतुलित और अच्छा बजट मान सकता हूँ। इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें थी, उस पर कुछ जगहों पर तो ये बजट है वो खरा उतरा है, लेकिन कुछ जगहों पर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। उनको उम्मीद है कि सरकार को उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए था, आम आदमी के ऊपर फोकस करना चाहिए था, लेकिन डिजिटल की तरफ ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन डिजिटल क्राइम जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले अंकुश लगाना होगा। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में, यानी कि बजट की रायशुमारी जो है, उसमें सहयोग जो किया है हमारे VISM ग्रुप ने किया है, रिम्स हॉस्पिटल ने किया है, भूमिजा TMT ने किया है, और वेन्यू पार्टनर जो है हमारा वो सेंट्रल पार्क है। तो कुल मिलाकर ये जो राय थी हम लोगों ने आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है कि ग्वालियर के लोग बजट को लेकर क्या सोचते हैं।